इसी बीच आप एमएनएम के नतीजे देखिए, नतीजे आ चुके हैं। अगर आप आई फ्रंट पर देखेंगे 11,780 के करोड़ तक के रेवेन्यूज कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। साथ ही कंसोलिडेटेड मुनाफा जो रहा है 801 करोड़ का है। सीधा न्यूज रूम चलते हैं, अंचल हमारे साथ मौजूद भी हैं। अंचल, जो प्राइमा फेसी आंकड़े देखने को मिल रहे हैं टॉप लाइन और बॉटम लाइन फ्रंट पर, वो क्या अनुमान के मुताबिक है? देखिए, स्टैंड लोन नंबर्स जो एमएनएम की सोल स्टैंड लोन कारोबार का नंबर्स है वो अच्छे हैं, लेकिन जैसा कि हम अनुमान में भी कह रहे थे, इस बार ट्रैक्टर बिक्री का प्रेशर रहेगा, इस बार ट्रैक्टर बिक्री गिरते हुए दिखेगी और यही कारण है कंसोलिडेटेड बेसिस पे मुनाफा गिरा है और कहीं ना कहीं इस समय शेयर प्राइस पे जो प्रेशर आ रहा है वो उसकी वजह से आ रहा है। अदरवाइज आप स्टैंड लोन एमएनएम की परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक अच्छी बॉटम लाइन कंपनी ने पोस्ट की है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी ने मुनाफा जो पोस्ट किया है वो स्लाइटली डिक्लाइन हुआ है और उसका प्राइमरी रीज़न था, ऑलरेडी अनुमान में था, करीब 20% तक ट्रैक्टर सेल्स गिरती हुई दिखेंगी। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहेगा, ओवरऑल कंपनी की जो बिक्री है यानी पैसेंजर व्हीकल बिक्री, एसयूवी बिक्री, दोनों ही फ्रंट्स पे एक अच्छा अपटिक्स आते हुए दिखे, लेकिन हाँ एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा प्रेशर जरूर पड़ता हुआ दिखा है और वो चीज़ कहीं ना कहीं आय में रिफ्लेक्ट हो रही है। 11,780 करोड़ की कंपनी ने आय पोस्ट की, वही कंसो मुनाफा 800 करोड़ के पर रहा है, स्लाइड करके 800 करोड़ के आसपास रहा है। तो नेट आप देखिए कंपनी का जो नंबर्स हैं वो इस बार ही कहीं ना कहीं डेंट हुए हैं ट्रैक्टर सेल्स डिप की वजह से। नोटबंदी का भी थोड़ा इंपैक्ट ज़रूर देखने को मिला है और कॉस्ट जिस तरह से ओवरऑल जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हुई है और साथ साथ इसका जो ओवरऑल खर्च है वो इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्जिन फिगर काफ़ी क्रिटिकल रहेगा और किस तरह से कंपनी के एबिटाज रहेंगे वो काफ़ी क्रिटिकल रहेगा। अगर आप बात करें कंपनी की तो ओवरऑल जो सेल है जेवी में वो रेवेन्यूज़ 11,780 करोड़ रहे और जो एबिटा मार्जिन की उम्मीद की जा रही थी 13.8% तक रहेगा, वहाँ थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखा है। एब्सोल्युटली, शुक्रिया अंचल आपका बताने के लिए कि क्या कुछ कोण आंकड़े रहे हैं। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रंट पर तो 11,780 करोड़ तक का रेवेन्यू इस कंपनी ने क्लॉक इन किया है। हालांकि कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप मुनाफे का आंकड़ा देखेंगे तो वो धीमा होते हुए नजर आया है और 801 करोड़ तक का प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक इन किया है। जहां पर प्रेशर है, हो सकता है एबिटा मार्जिन एक प्रेशर होते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट जिस तरीके से अंचल बता रहे थे वहां पर एस्केलेशन हुआ है। एक और चीज आपको बता दें, 364 करोड़ तक का वन टाइम गेन भी हुआ है और अन्य आय हालांकि कम हुई है, पिछले साल के मुकाबले 87 करोड़ तक की अन्य आय रही है। वहां पर अगर देखा जाए तो धीमापन जरूर है, तो ये एक बेटर बात है। लेकिन अगर आप मुनाफा देखेंगे कहीं ना कहीं 915 करोड़ तक के जो मुनाफा है उसका अनुमान लगाया जा रहा था, वहां से कुछ ना कुछ ये जो आंकड़ा है यहां पर कमी होते हुए नजर आ रही है। सीधा आप रिफ्लेक्शन शेयर प्राइस पर देखिए, यहां पर एक लाल निशान में शेयर पहुंचते हुए नजर आया है 1283 करोड़ तक के। यहां पर जो 1283 के प्राइस पर एमएनएम का शेयर जो है कामकाज कर रहा है, इस वक्त करीब 1% नीचे कामकाज कर रहा है। अगर आप देखेंगे अन्य आय का जो फिगर है वो कम आया है। सीधा चलते हैं, हमारे साथ एनालिस्ट भी मौजूद हैं, मिस्टर टी.एस. हरिहर भी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हरि, एमएनएम के जो नतीजे आए हैं उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर देखा जाए जो मुनाफे का आंकड़ा है 801 करोड़ तक का आया है, यहां पर थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर देखने को मिला है। क्या कुछ पीछे वजह रहे हैं, खासतौर पर डिमोनेटाइजेशन वो इसके आपको लगता है या नतीजों में रिफ्लेक्ट कर रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल से दो चीजें इसमें साफ दिखाई दे रही है। एक तो डिमोनेटाइजेशन का एक इफेक्ट हुआ है, दूसरा जो रूरल मार्केट जो एमएनएम के लिए काफी बड़ा मार्केट है, मेरे ख्याल से रूरल का जो राबी सोइंग क्रॉप का जो फंडिंग डिले हुआ था उसमें काफी हद तक आई थिंक एमएनएम के प्रॉफिट पे फर्क पड़ा। तो आई थिंक बोथ मिक्स ऑफ weak rural demand and monetization has taken has put pressure on M&M's margins. Right. Thank you very much, Hari, for your comments on M&M. हमारे साथ मिस्टर संजीव भसीन भी जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। मिस्टर भसीन, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस पर अपना समय देने के लिए। M&M के नतीजे आए हैं, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एबिटा मार्जिन्स जो आए हैं 13.7% तक के आए हैं, ये आंकड़ा आपको कैसे लग रहा है? खासतौर पर प्रॉफिटेबिलिटी पे हमने प्रेशर जरूर देखा है, हाउ आर यू सीइंग द मार्जिन पिक्चर? देखिए, इट वाज एक्सपेक्टेड कि रूरल इनकम पे डिमोनेटाइजेशन का काफी फर्क पड़ा है और इवन दो द राबी सीजन हैज प्लेड आउट वेल, आई वुड एक्सपेक्ट कि इस तरह के नंबर्स हमारे एक्सपेक्टेशन में थे। तो आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ द रीजन वीकनेस इज बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन, बट हमें लगता है आगे जाते हुए ये एक लास्ट क्वार्टर होएगा, यहाँ से आगे मार्जिन और एबिटा मार्जिन दोनों अपसाइड पे ही दिखाएंगे। तो ये क्वार्टर में ये वीकनेस एक्सपेक्टेड थी एंड आई थिंक उसको हमें थोड़ा सा इन द लाइट ऑफ डिसरप्शन लेना पड़ेगा।
एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच मिस्टर बसीन फॉर योर कमेंट्स ऑन M&M। देखा जाए तो M&M के जो नतीजे आए हैं, मोर और लेस सभी एनालिस्ट का ये मानना है कि नतीजे जो हैं इन लाइन है। हालांकि जो पीछे 3 महीने गए हैं उनमें डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट ऑटो कंपनीज पर देखने को मिला है, तो उस बात का वन टाइम ब्लिप देखने को मिल सकता है। यहां से आगे जाते हुए दोनों ही ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और EBITDA परसेंटेज फॉर्म में एक अपसाइड ही नजर आता है। फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही 1285 के लेवल्स पर M&M कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं इन्फोसिस की। जी हां, सबसे बड़ी खबर और जी बिजनेस पर सबसे बड़ी कवरेज आप इन्फोसिस के न्यूज फ्लोज पर देख रहे हैं। इन्फोसिस में जो विवाद गहरा रहा है, इसी पर इन्फोसिस के पूर्व CFO वी बालाकृष्णन ने जी बिजनेस एडिटर मिहिर भट्ट से खास बातचीत की। सुनते हैं। Bala, thanks for joining us. Pleasure having you. And thank you so much for speaking to us first on Zee Business. So first of all, whatever is going on right now, I think market wants to hear something concrete rather than the mails which are flying around or the statements which are coming in the media. So what is the core issue at this point? No, I think the core issue is the founders have raised some corporate governance issues in the company. And they have been raising it for some time. And I don't think the board has effectively engaged with them and addressed all the concerns. I think that is the core issue. So what are the bone of contentions? No, there are several issues they raise. It's all in the public domain. And the board has not taken any steps. And yesterday they put out a statement to say they hired a law firm to intermediate between the founders and the board to address the issues. I think it's a very wrong approach. Because when a large shareholder, that too people of pedigree like Murthy and others, have raised certain concerns, board should directly engage with them and address the issue. I think the board has literally failed in addressing those issues. That is why the issue is being blown up. Right, absolutely. Also, Bala, in fact, you actually put words in my mouth that when someone like Mr. Narayan Murthy, who is considered the doyen of Indian IT industry, if he has any discomfort about the way company is being operated or about the way company is being run, you think the board should have actually risen up to the occasion and connected directly with the founders and maybe tried to take advice from them, or maybe discussed frankly with them the issues which are affecting the company's performance, rather than engaging in a flamboyant way and take the legal course? Of course, you are right. Look at what happened in Cognizant. There was a large shareholder who wrote a letter, raised certain concerns. Board effectively engaged with him, addressed all his concerns, and came to a conclusion. I think that is the right approach. And these are all not ordinary shareholders. Please remember, Murthy has built this company from scratch to some $40 billion of market cap. So you have to hear the views, you have to address the concerns. You can't just brush away like any other shareholder. And the corporate governance is a foundation of Infosys, is the gold standard for corporate governance in this country. And when the value systems are impacted, naturally they will be agitated, and the board has got the responsibility to engage with them and address that. Right. Sir, also, since you mentioned that these corporate governance issues and the way company is being run, these issues have been going on for some time. So exactly since when founders have been expressing their displeasure about this whole issue? I don't know, you have to ask them, but it has been going on for some time, looking at the press reports. I think this has gone out of control now. I think at least the board now rise to the occasion and settle this matter in the interest of all the stakeholders. But at this point, what it looks like, Mr. Bala, is that we are probably looking at a prolonged legal battle rather than solution. No, for everything there is a solution. I think the board has to take the first step because the founders have done the bit. The board has not addressed the concern. I think board has to take the first step and do this. What could be those, Mr. Bala, what could be those immediate steps which can at least restore the confidence of shareholders on one hand, markets on the other hand, and more than anything else, the founders and co-founders? No, I think there is a big trust deficit between the founders and the board. That's why I'm suggesting that chairman should step down, get the interim chairman, and he should, along with the board members, engage effectively with the founders, take all the input, address all the concerns, and settle the matter once for all. There's no point in fighting in the public on all this. It will only impact all the stakeholders. It's not in the best interest for them.
Unfortunately, this has happened in Infosys, and just at the tail end of what happened in the house of Tatas. Personally, sir, you have been associated with the company. You are one of the co-founders, and you have seen the company grow. What is your personal feeling at this point? No, I am feeling very sad and disappointed. I am feeling let down by the board. I think this is not the way to manage companies. It's a large company. It's an iconic company. It created hope for millions of Indians. I think it is in the best interest of everybody to settle the matter amicably at the quickest possible time.